श्रोताओं नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए हम कभी खाने पीने पर ध्यान देते हैं, कभी व्यायाम पर ध्यान देते हैं। और इधर ये भी देखा गया है कि सामान्य उम्र के, कम उम्र के और ज्यादा उम्र के लोग भी अचानक गिर पड़ते हैं और उनका निधन हो जाता है। कई बार देखने में आया कि 20 साल उससे भी कम उम्र के, जिन्हें हम बच्चे कह सकते हैं, जवान और ऐसे लोग जो खिलाड़ी रहे हैं या कभी कसरत कर रहे हैं, अचानक गिरे और पता चला उनका हृदय ने काम करना बंद कर दिया, उनकी डेथ हो गई है। पहले कहा जाता था कि बड़ी उम्र में हृदय के रोग होते हैं, लेकिन अब ये उम्र धीमे धीमे कम होती जा रही है। तो हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, क्या खान पान ठीक रखें, इसी विषय पर हमने बात करने के लिए सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मित्तल को आकाशवाणी आमंत्रित किया है। क्या डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये हृदय रोग है, ये क्यों होता है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस इंसान से हम लगातार बात कर रहे होते हैं और उसे उठते बैठते खेलते हुए देखते हैं, अचानक से सुनने को मिलता है, कॉमन सी एक बात होती है कि वो कल तक फिट था, आज उसकी आज मृत्यु हो गई। तो इसको हम हार्ट अटैक का जो है, आम जनता को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जो दिल का धड़कना होता है, जो धड़कने की जो पावर होती है, वो हार्ट की मांसपेशियां करती है और उस मांसपेशियों में ट्यूब जैसी 3 नलियां होती हैं, जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, उतनी मोटी उसकी मोटाई होती है, जिसके थ्रू ब्लड का सप्लाई हमारे हार्ट के अंदर होता रहता है और 1 मिनट के अंदर जो हमारा दिल धड़कता है, लुप धुप, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन पूरी बॉडी के पार्ट्स में धीरे धीरे होता रहता है। ये सब चीज को मेंटेन करने के लिए हमारा बीपी जो प्रेशर होता है वो हार्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिससे बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन एक समान गति से चलने से बॉडी के हर पार्ट्स को ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है। सर्कुलेशन में न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर निकल जाते हैं। तो बात करें कि हार्ट अटैक एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें अचानक से पेशेंट के अंदर मतलब कहने का मतलब है, पेशेंट जब हमारे पास आता है जब तक तो उसको 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो चुकी होती है। 70% में भी मरीज आराम से 5 किलोमीटर तक भी रन कर सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समय उसका ब्लॉकेज बढ़ रहा है, जब 80-90 से ऊपर हो जा रहा है, तो वो जगह चाहे वो कार की हो, चाहे वो आपके रेलवे स्टेशन की हो, चाहे वो हवाई जहाज में ट्रेवलिंग कर रहा हो या अपना योगा कर रहा हो, वो कहीं भी वो चीज इंसिडेंट होती है तो हम उससे जोड़ देते हैं कि वो जिम गया और जिम से वो एक्सपायर हो गया। यदि हम उस ब्लॉकेज की बात करें, ब्लॉकेज है क्या कि जो हमारी ट्यूब जैसी आकार की नलियां हैं, उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन एक लेवल से चल रहा है, उसके बीच में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग एक क्लॉटिंग होती है, वो जमती जाती है, यानी वहां पर कुछ जमा होने लगता है। जब जमा होने लगता है तो उसका रास्ता सिकुड़ता जाता है, एरिया कम होता जाता है। एक मान के चलिए, एक पतली सड़क से आप निकल रहे हैं, एक चौड़ी सड़क से निकल रहे हैं, तो जाम ज्यादा लगेगा पतली सड़क से। और ऐसे ही हार्ट के अंदर, मांसपेशियों के अंदर जो जाने वाली जो ट्यूब है वो धीरे धीरे सक्रिय होती आती है, उसमें ब्लॉकेज बढ़ती आती है और ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है कि उसके ऊपर की संरचना होती है वो एकदम से फटती है और वहां से कुछ केमिकल निकलते हैं। वो केमिकल उस क्लॉट को बढ़ाते जाते हैं। वो केमिकल को हम कहते हैं हार्ट की कार्डिक मार्कर, जिसको हम ब्लड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितनी देर पहले हुआ है। उससे एक जानकारी मिल जाती है कि वो सीवियर था, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि बहुत तगड़ा हार्ट अटैक इसी को कहते हैं। यानी जो नलियां सिकुड़ने लगते हैं, रुकावट आ जाती है, जिससे कि खून का प्रवाह अच्छी तरह नहीं हो पाता है और उसी समस्या बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो आपने बताया कि जो जिसे हार्ट अटैक या हृदयाघात कहते हैं, नलियां सिकुड़ने न पाए, उनमें रुकावट न होने पाए, तो क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने सुना है कि कोई बुखार आया, टेस्ट कराया तो बुखार में आपने बुखार की गोली ले ली, बुखार उतर गया। दूसरी बार आया तो आपने पास के केमिस्ट से एक दवा ले ली, उससे बुखार उतर गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता लगता है कि बुखार का कारण मलेरिया था, डेंगू था, कोरोना था, यूरिन इन्फेक्शन था, निमोनिया था। तब वो चीज जब डायग्नोस होती है, उसका मुख्य कारण पता लगता है, उसके हिसाब से वो दवाइयां शुरू की जाती है। लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं रहता है, वो दिन पे दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं, अंदर ही अंदर वो इकट्ठा होता जा रहा है। सडनली वो लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया कि उसको हार्ट अटैक पड़ गया। पेशेंट को कहीं ना कहीं संकेत कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा रखा है कि कोई चीजें महसूस तो हो रही हैं, लेकिन वो उस चीज को महसूस करके बता नहीं पाता है, वो हटा देता है, इग्नोर कर देता है कि ये तो मौसम की वजह से हो रहा है, वैसे ही होगा, वैसे हम ठीक है। क्योंकि एक एज के बाद लोग अपना चेकअप नहीं कराते हैं। एक शुरुआती एज में लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना पीना इस तरह से चेंज हो जाता है
कि आगे बढ़ते जाते हैं और टेंशन स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। तो जो उसका मुख्य कारण है, उसका मेन कारण तो एक स्ट्रेस, टेंशन, जिसमें प्रॉपर तरीके से नींद पूरी नहीं होती है लोगों को। कहीं न कहीं बुरी आदतें जिसमें कि देखा गया है नौजवानों में भी स्मोकिंग की आदतें है, अल्कोहल की आदत है, कोकेन ड्रग्स की आदत में पड़ जाते हैं बच्चे, इनसे समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो मुख्यतः इसको ब्लॉकेज को बढ़ाती है जी। इसके साथ ही साथ बात करें तो एक शुगर लेवल अगर जेनेटिक है, पारिवारिक में पहले से चली आ रही है, तो अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंटों में साइलेंट अटैक बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि डायबिटिक के पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। तो न्यूरोपैथी के पेशेंटों में क्या होता है, पेन सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, सडनली कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते हैं और साइलेंट किलर जिसे हम बोलते हैं। डायबिटीज अपने में खतरनाक और हार्ट के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। आपने 2-3 चीजें मुख्य बताई, एक तो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ जाता है, दूसरी समस्या आती है। तो कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः किन चीजों के खाने से ज्यादा बढ़ता है, क्या करना चाहिए हमें? आप जैसे कि देखते हैं आम बंदर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, इनको 0% ऑयल मिल रहा है जी। ये कहीं से ऑयल लेते नहीं है और आराम से जी रहे हैं, बढ़िया तरह से जी रहे हैं। हम लोग फैक्ट्री हम लोगों ने लगाई ऑयल की। तो आप कोई भी कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो आप चाहे घी खाएं, चाहे सरसों खाएं, चाहे कोई भी चीज रिफाइंड चीज लें, घी हो, कुछ भी लें, तो उसमें जब हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराने आते हैं तो वो आपको ये नहीं बता सकता कि आपने कौन सा घी खाया था या तेल पिया था जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कहीं ना कहीं कंपनियों से लिखा जाता है कि सफोला गोल्ड आप लीजिए, उसमें बस ऑयल की और उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी क्वांटिटी 10%, 5%, 1% हो सकती है जी। लेकिन उसको हम कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं कह सकते हैं। तो इन केस हमें अगर अपने जीवन में हार्ट अटैक से बचाना है तो हमें 0% ऑयल फ्री खाना करना पड़ेगा, यानी तेल घी से बचना पड़ेगा। मतलब तेल घी किसी भी मात्रा में चिकनाई हो, बिल्कुल, चाहे वो मक्खन हो, घी हो, तेल हो। ये आजकल तो जैसे बहुत सारे आगरा की बात करें, यहाँ पर बढ़ई समोसे खाने की बड़ी प्रवृत्ति है, तो आप कुछ भी इस तरह खाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर लेवल हो गया, अनियमित तरीके से दवाइयों को ना खाने की वजह से वो चीजें बढ़ती जाती हैं, वो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। एक समय आता है जहाँ 100% ब्लॉकेज होती है, वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। मतलब 70% तक आदमी को कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलता कि उसे ही समस्या है। यानी ये पता चलेगा जब उसकी विधिवत जांच हो। तो डॉक्टर साहब इसमें कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए? जी, तो अगर देखा जाए कि पहले समय में ज्यादातर जांचें नहीं हुआ करती थी, लोग लक्षण के हिसाब से उस चीजों को देखते थे और परेशानियों के हिसाब से दवा चालू करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, साइंटिस्ट ने उन्नति हुई, वैज्ञानिक ने मेडिसिन रिसर्च करी, टेक्नोलॉजी रिसर्च करी। लोग पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते थे कि हम जाएंगे तो हमें छल्ला डाल देंगे या फिर बाईपास सर्जरी कर देंगे। तो कहीं कोई चीज कंसल्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपके अंदर कोई से लोगों को खाना खाने के बाद चेस्ट पेन हो जाता है, वो सोचते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है तो गैस का होगा, तो गैस की गोली ले लेते हैं। तो वो भी क्या है, चेस्ट पेन का कारण घातक बन सकता है। उसमें देखा गया है कि जब खाना खाते हैं तो ब्लड का सारा सर्कुलेशन हमारा इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो जाता है। तो इस चीज को भी इग्नोर नहीं करना है। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके लिए सिंपल सा एक ईसीजी होता है। किसी भी इंसान को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं या घुटन महसूस हो रही है या बाएं हाथ की तरफ उसको पेन तेजी से हाथ की तरफ जा रहा है और सांस फूलती है, पसीने आते हैं और एकदम से बेहोश हो जाता है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस चीज में उसका बीपी चेक करना 120 जो कि एज के हिसाब से 5 से 10 का वेरिएशन होता है। मतलब 125-30 भी हो सकता है। जितनी ज्यादा एज, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जितनी ज्यादा बीमारी, उतना ज्यादा कंट्रोल बॉडी के पार्ट्स के अंदर उन चीजों का होना चाहिए। तो एक तो ये ईसीजी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और क्या क्या खून की जांच से भी कुछ पता चलता है? खून की जांचों में सबसे ज्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल चेक। कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल होता है, जिसको 3 महीने पे, 6 महीने पे या साल में एक बार आप चेक कराइए, जिसकी अकॉर्डिंग अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका 200 से ऊपर चल रहा है तो उसको घटाकर 130 के आसपास रखना है। बढ़ने नहीं देना है। तो अच्छा, इसके लिए एक तो खान पान की बात हो गई कि हम तेल और ऐसी चीजें ना खाएं। क्या हमें एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अगर किसी का नॉर्मल प्रोफाइल बॉडी का चेकअप हुआ है और सारी चीजें उसकी एज के हिसाब से सब नॉर्मल हैं, तो वो हर तरह की एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन हाँ, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा
रेस्ट्रिक्शन करनी पड़ती हैं, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा भागदौड़, ये चीजें से बचना पड़ता है जी। बाकी समय के हिसाब से सोएं, समय के हिसाब से उठें, अपना मोबाइल का यूज कम करें और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, योगा का बहुत अच्छा रोल होता है, जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन पे ब्रेन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसमें आपको अच्छी सोच के साथ, एक अच्छा व्यवहार के साथ आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। यानी हमें अपने आप को तनाव मुक्त रखना है। तनाव मुक्त, यानी अगर कोई तनाव है तो ध्यान करें, प्राणायाम करें और अपने आप को ऐसी चीजों में रखें जहां आप हंसते रहें, खुश रहें। क्योंकि अगर कोई तनाव है तो अच्छा, तनाव का सीधा असर आपके हृदय पर पड़ता है। हृदय पड़ता है, यानी जब आप सोचते हैं तो कुछ ऐसे अंदर प्रक्रियाएं होती होंगी शरीर में जिसके चलते ये हृदय पे दबाव। तो वो स्ट्रेस एक कंट्रोल करना अपना जरूरी होता है। इन कंट्रोल के लिए आपके अंदर कोई भी परिवर्तन हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। तो दवा भी क्या करती है, उनको शांत करने का काम करती है, जिससे कि वो चीज कंट्रोल में रहे और उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को ना पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से बताया कि हमारे खान पान, व्यायाम, इनका भी असर हमारे हृदय पर पड़ता है। चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे, कैसे अपने हृदय को और हेल्दी रख सकते हैं? जैसा कि हम देखें कि पहले की जो उम्र हुआ करती थी 100 से प्लस होती थी, अब वो 100 से कम होती जा रही है और मोस्टली लोग 40-45 के बाद नॉर्मली टेस्ट कराते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो ओपीडी में हम देख रहे हैं लगातार जो दिनचर्या चेंज हो रही है कोविड के बाद से, और ज्यादातर देखा है कि लोग एक ही तेल का यूज बार बार यूज करने के बाद उसको जले हुए तेल को यूज कर रहे हैं अपने लालच के में। तो उन सब चीजों से फ्री रहें और 20 साल के बाद, यहाँ तक कि कहूंगा 20 साल के बाद अपना रूटीन चेकअप करना स्टार्ट करा दें। जैसे एक बर्थडे बनाया जाता है, ऐसे ही 3 महीने पे 1 साल में अपना रूटीन चेकअप कराएं। सब कुछ सही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का आपको कोई स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करा सकते हैं। तो कहने का मतलब है आज के युग में हमारे पास सारी चीजों का है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि विज्ञान एक विश्वास है, अगर गलत तरह से करेंगे तो अविनाश का रूप ले सकता है। जी बिल्कुल, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो समय समय पर नियमित अंतराल पर अपनी जांच कराते रहें और बिना किसी डर के जो भी चिकित्सक है उनसे संपर्क करें। एक लास्ट में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी तरह का भी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी डॉक्टर नहीं है अवेलेबल और पास में कोई भी दुकान नहीं है कि हम कुछ करें, और आपके घर में ऐसी दुर्घटना होती है, किसी को सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है और पसीना आ रहा है, तो कम से कम एक एस्पिरिन एक खून पतले की दवा होती है, एक उस मेडिसिन को आप अपने पास रख सकते हैं। एक सॉर्बिटेट जो खून को सर्कुलेशन को बेटर करती है और पेन को रिलीव करने में मदद करती है, 2 मेडिसिन। तीसरी एक एसिडिटी की गोली और एक सिरप आप कम से कम अपने पास रखें। ये क्या है, एज ए इमरजेंसी आपको एक जीवन दान का काम कर सकती है, जिससे कि आपके पास जो टाइम है आधे घंटे का 1 घंटे का, जिससे कि आप पहुंचकर इस चीज को मैनेज करने में आसान हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि जो आपने दवाई बताई इनको कैसे लेना और कब लेना? इसमें देखिए, अगर सीने में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ वो हाथ में बाजू में रेडिएट कर रहा है उसका पेन, और चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, सांस भी फूल रही है और थोड़ा सा भी चलने पे वो पेन बढ़ जा रहा है, तो उसमें तुरंत उस पेशेंट को एक सुरक्षित जगह पे बैठाना है। तुरंत इकोस्प्रिन 75 mg की वो एक टैबलेट, एक क्लोबिटेब आती है 75 mg वो, साथ में एट्रोस्टेटिन कोलेस्ट्रॉल की, ये 3 ड्रग एक मेजर होती हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट को ब्लॉकेज से बचाती हैं। साथ में एक सॉर्बिटेट जो जीभ के नीचे एक रखी जाती है जो 2.5 mg की आती है। ये इतना कर सकती हैं कि आपको पेशेंट को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर कभी कोई ऐसा आपके परिवार में आसपास के काम के कोई व्यक्ति ऐसा मिलता, तुरंत उसे कम से कम ये जो डॉक्टर साहब दवाएं बताई वो दे दें और तुरंत उचित चिकित्सा स्थान पर उसको ले जाएं, तो उनका जीवन बच सकता है। डॉक्टर साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।